Okay, so we were talking about the budgetary process. So, budgetary process, we have learned how the whole process is passed. But now we are talking about the cut motions. So, during the voting process, whenever the budgetary voting process is going on, members of parliament, they can scrutinize the budget in detail and they can propose cut motions. Now, cut motions is basically a tool which is used by the MPs of the parliament to express their dissent against certain budgetary proposals. Now, what happens is that budget is proposed by whom? It is proposed by the executive branch and it is voted upon by the legislative branch. So, cut motion is basically a tool used by the legislature to show that they are not in sync with the executive's demands. Okay. So, एक जो कट मोशन होता है उसमें थ्री टाइप के कट मोशंस हम देखते हैं। उसमें एक होता है पॉलिसी कट मोशन। सो दिस चैलेंजेस द पॉलिसी अंडरलाइंग ए डिमांड, suggesting its reduction to a nominal amount and possibly advocating an alternative policy. Now, what is this? See, basically, this is when you have asked for, let us say, 1,000 crore rupees for, let us say, ब्यूटिफाइंग गवर्नमेंट रेसिडेंसेस। ओके, कि हम 1,000 करोड़ रुपए यूज करके एंड गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स के अकोमोडेशन है उसको हम लोग ब्यूटिफाई करेंगे। वी विल बी सो दिस इज समथिंग दैट द लेजिस्लेचर थिंक्स इट कैन नॉट गेट बिहाइंड। ओके, सो व्हाट इट डज इज कि पॉलिसी कट मोशन जो है यहां पर ये कहेगा कि ये जो पॉलिसी है उसके सिंक में हम नहीं है, ये जो आपकी पॉलिसी है। सो विच मिनिस्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कैन यू टेल मी? सपोज ब्यूटिफिकेशन ऑफ मिनिस्टीरियल रेसिडेंस है तो क्या कौन सा मिनिस्ट्री इसके पीछे रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यस हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, यस अर्बन अफेयर्स। सो 1,000 करोड़ विल बी डिमांडेड बाय द महुआ, MOHUA। तो उनको जो है उनके अगेंस्ट हो जाएंगे कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है हम, बिकॉज दिस इज वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। एंड इसको जो है आप एक रिड्यूस करिए नॉमिनल अमाउंट पे। मान लो 1,000 करोड़ है तो उसको रिड्यूस करिए एज लिटिल एज पॉसिबल। और यू कैन चेंज द पॉलिसी, मतलब either you can abandon this policy or you can say that apart from beautifying the government accommodation, we will also beautify using the 1,000 crore all the historical monuments that are in Delhi. ओके, इस तरीके से अगर आप पॉलिसी को चेंज करना चाहें तो पॉलिसी कट मोशन जो है दिस कैन बी यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर। उसके बाद इकोनॉमी कट मोशन आता है। सो ये जो इकोनॉमी कट मोशन है दिस विल प्रपोज ए specific reduction in demand to effect savings. So अगर 1,000 करोड़ है, इफ दे आर आस्किंग फॉर 1,000 करोड़ फॉर सर्टेन थिंग्स, तो इकोनॉमी कट मोशंस को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि 1,000 से आप इसको कम करिए, 500 करोड़ करिए, एंड सो दैट हम सेविंग्स कर पाए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी कट मोशन and economy cut motion? So in the policy cut motion, they want to change the policy itself. Okay. Somebody asked to change the policy itself and उसको या तो reduce करिए nominal amount. What is nominal? 1,000 करोड़ का डिमांड है, nominal would be 5 crore. ओके, whereas जब मैं इकोनॉमी कट मोशन की बात करूंगा, सो इट विल बी टू प्रपोज ए स्पेसिफिक रिडक्शन इन द डिमांड टू इफेक्ट सेविंग। तो अगर मैं 1,000 मांग रहा हूं तो आई कैन से कि इसमें से 300 करोड़ कम करो एंड जस्ट गिव मी 700। सो दिस इज नॉट नॉमिनल, दिस इज रिडक्शन। नॉमिनल का मतलब होता है एज लिटिल एज पॉसिबल। व्हाट डज नॉमिनल मीन? इट मीन्स एज लिटिल एज पॉसिबल। ऑल राइट, yes, there can be cuts, but do you think that legislature will be able to have a pass the cut motion if the government is having the numbers? क्या गवर्नमेंट जो है अगर उसके पास नंबर्स रहेगा तो ये टूल्स बेसिकली ये होता है, ये सोच के किया जाता है कि लेजिस्लेचर इज इंडिपेंडेंट। ओके, लेजिस्लेचर के पास अपना इंडिपेंडेंस है और वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है। बट आज के डेट में हम क्या देखते हैं? there is a leadership which is very strong, and then there is
the legislature who fall in line, right? ऑपोजिशन वाले ट्राई कर सकते हैं इस मोशंस को लाने का, इस मोशन को पास कराने का, ठीक है। उसके बाद आता है टोकन कट मोशन। व्हाट डज टोकन कट मोशन स्टैंड्स फॉर? सो इट एक्सप्रेसेस ए स्पेसिफिक ग्रीवांस विदिन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आस्किंग फॉर ए सिंबॉलिक रिडक्शन। तो ये जो है अगर आप देखेंगे टोकन कट मोशन, ये क्या होता है? टोकन, 1 रुपए का टोकन कट, हम बोलते हैं ना टोकन, मैं टोकन मनी लूंगा, 1 रुपए लूंगा, दैट इज समथिंग। सो टोकन कट मोशन क्या होता है? ये पैसा कम नहीं करता है, ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट कम करता है, बट इट इज to show the specific grievance within the government's responsibility। और इसमें कहते हैं कि आई एम नॉट इन लाइन विद दिस लाडली बहन स्कीम, और दिस और दिस यू आर आस्किंग मनी फॉर दिस समथिंग टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, आई एम नॉट इन लाइन विद दिस। सो आप 1,000 करोड़ मांग रहे हैं, उसमें से मैं 1 रुपए काटूंगा जस्ट टू शो माई डिसेंट, दैट ओके दिस इज रॉन्ग। ऑल राइट, यस। सो ये जो मोशंस होते हैं ना, इट कुड बी ब्रॉट, ऑल राइट, इट कुड बी ब्रॉट बाय द प्राइवेट मेंबर्स, यस। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी से, आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी से कोई लेके आएगा इसको? अगर रूलिंग पार्टी से लेके आ रहा है, ओके, सो यहां पर ये क्या होता है कि अगर इनका पैसेज हो जाता है, ये मोशंस पास हो जाते हैं, दिस इम्प्लाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, पोटेंशियली लीडिंग टू इट्स रेजिग्नेशन। व्हाई? बिकॉज अगर ये मोशंस पास हो जाते हैं फ्रेंड्स, सो व्हाट विल हैपन? दिस कैन लीड टू ए नो कॉन्फिडेंस मोशन और नॉट? बिकॉज वाई दिस कैन लीड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन? बिकॉज आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मोशन पास हो रहा है, यहां समझें आप, आपने नंबर्स है, ओके, आपके पास नंबर्स है कहां पर? लोकसभा में। आप कह रहे हैं मेरे पास नंबर्स है लोकसभा में, उसी के बेसिस पे आपने वो किया है, अपना गवर्नमेंट बनाया है, एंड देन यू कम विथ ए बजट एंड पीपल स्टार्ट टू कट द मोशंस, ओके। नहीं, इसको पास कराना है ना मोशन, प्रपोजल्स को तो आप पास कराइएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि बस लेके आ जाएंगे, आपको इसको पास भी तो कराना है। जिस 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 समय ये पास हुआ, इट मींस दैट देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, है ना। पॉलिसी रिफॉर्म्स कैसे हुआ? हाउ इज दिस पॉलिसी रिफॉर्म? दिस इज शोइंग लेजिस्लेटिव डिसेंट और नॉट? क्या ये लेजिस्लेटिव डिसेंट दिखा रहा है कि नहीं, कि द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सिंक? द लेजिस्लेटिव डिसेंट इज, द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सिंक विद द एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव कैसे करता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, and if it is collectively responsible and there is dissent in the legislature, so it means that, does it also means that there is a lack of confidence? Yes, efficiency के लिए you are very very how to say this, आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक वे में सोच रहे हैं। You are thinking this from a very very idealistic perspective in a country जहां पर all the lawmakers are independent, and the government or the executive, they will, you know uh, they will think, whatever the independent lawmakers will see। अगर हमारे देश के लॉ मेकर्स इंडिपेंडेंट होते तो क्या 10 शेड्यूल जैसा कुछ होता? अगर हमारे देश के लॉ मेकर्स इंडिपेंडेंट होते तो क्या 10 शेड्यूल जैसा होता? नहीं होता ना। 10 शेड्यूल का प्रेजेंस ही है, इट शोज दैट यू आर नॉट, ओके। विप है, विप की बात नहीं मानेंगे, यू विल बी गॉन, ओके। सो वी आर नॉट, डू नॉट थिंक फ्रॉम अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये जो मोशंस पास हो जाएंगे ना, इट मीन्स द गवर्नमेंट हैज नॉट, इट मीन्स द गवर्नमेंट, इट डज नॉट हैव it does not have the confidence of the legislature. So the moment it does not have the confidence, what does this mean? This implies lack of confidence, which could lead to resignation via the passage of NCM। क्या ये चीज क्लियर है? And cut motions जो है, they must adhere to strict conditions focusing on specific demand without defamatory statements, unrelated amendments, or issue outside the union government's purview।
सो आप ऐसे नहीं कर सकते ये कह के कि आई वांट टू कट नॉमिनल अमाउंट टू शो माई सॉलिडारिटी विथ पीपल इन मणिपुर। ओके, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है? क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि बजट में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वाई दिस 1,000 करोड़ डिमांड और 100 करोड़ और 500 करोड़ डिमांड or 3,000, whatever the amount is, 3,000 crores demand, you are against it. Give me the financial reasons, not some defamatory reason, or do not give me some political reason. And the cut motions, they highlight the principle of responsible government. मतलब कि अगर कट मोशन जो है वो आपका पास हो जाता है, तो इसके वजह से हमें ये पता चलता है दैट द लेजिस्लेचर लैक्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट and it facilitates focused discussion on budget items, and their practical impact is often limited due to government's majority in Lok Sabha. अब समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं होता है। वाई? बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी इज देयर इन द लोकसभा। ऑल राइट। और नहीं, ये जो है एनसीएम का प्रिकर्सर हो सकता है। एनसीएम लाने के पहले मान लो कि यू आर थिंकिंग कि मोदी साहब के पास नंबर्स हैं और अचानक से ये कोई कट मोशन पास हो जाता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, or all of a sudden the opposition will come to know that Modi साहब has not, does not have a number, so they will bring the NCM। तो इसीलिए लिखा हुआ है ना potentially leading to its resignation। यहां पर leading to its resignation नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है potentially leading to its resignation। okay, and the process concludes with the guillotine। what does guillotine means? याद है हमने बात किया था कैंगरू गिलिटीन, याद आया? सो गिलिटीन क्या होता है? अब लगता है कि हमने, मान लो 100 क्लॉजेस है, 100 क्लॉजेस है, उसमें से 30 पढ़ लिया और 70 बाकी है, लेकिन इट इज स्ट्रेचिंग टू मच। ओके, आपने क्या किया? गिलिटीन, जैसे गिलिटीन मशीन होती है ना जो सर काट देती है, इट कट्स द हेड। तो उसी तरीके से, यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, एब्सोल्युटली। तो गिलिटीन जो है इस तरीके का होता है, यहां पर हेड आता है आदमी का, और गिलिटीन जो है क्या करता है? उसको काट देता है, राइट? तो ये जो गिलिटीन है, इट ऑल्सो कट्स द डिबेट। ओके, so process concludes with the guillotine, where on the last allotted day for discussion, the speaker puts all remaining demands to vote at once. So there are thousands and thousands of demands of different ministries, different departments. Is it possible for the legislature to go through all the demands? It is not possible. So they go through the important demands. उसके बाद जो नॉन इम्पॉर्टेंट डिमांड्स या जो अदर डिमांड्स होते हैं, दे आर पुट टू वोट at once without being read. Why? Because 2025 का बजट है, उसको पढ़ते पढ़ते 2026 आ जाएगा अगर हर हर एक एक डिमांड पे आप जो है डिबेट करेंगे। तो टू सेव द टाइम, जो लास्ट डे होता है, सर्टेन डेज आर एलोकेटेड, सर्टेन डेज आर एलोकेटेड। ओके, कीप दिस इन माइंड। उसके अंदर ही द स्पीकर एलोकेट्स द डेज, एंड within that, okay, within that you have to do this। okay, you have to do the discussion, and this mechanism ensures the timely completion of the budgetary approval process. So there has to be some kind of semblance, there has to be some kind of thought process that goes behind this budgetary discussion. You cannot discuss this till the end of the year, because there has to be certain limit to which the discussion can be there, so that the government can function। अगर आपने फेब में लेके आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा मार्च तक या अप्रैल फर्स्ट वीक समझ में आता है। अगर आप जून जुलाई तक भी डिस्कस कर रहे हैं तो समय कितना बचा बजट को एग्जीक्यूट करने का? ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। मैक्स टू मैक्स मार्च एंड, max to max March end, and after that it is put to vote, and from there onwards they get approximately 11 months to execute the budget till the new budget comes।
And you can also go to the website of the finance ministry and download a document which tells you कि जो बजट के डिमांड्स थे लास्ट ईयर, हाउ दे वेर यूटिलाइज्ड एंड वेयर दे वेर यूटिलाइज्ड, and if they were utilized, because what happens is that many of the ministries cannot complete the entire funds. Okay, they cannot completely utilize the entire fund. If 10,000 crore is allocated, many of the ministries, especially the smaller ministries, they only utilize 4,000, 5,000 crores, and the rest of the money, it basically comes back. Now let us talk about the passing of the appropriation bill. So it's a crucial legislative mechanism that enables the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India. So ये समझिएगा कि अप्रोप्रिएशन बिल का पासिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. इट इज टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. आप पूछ सकते हैं डाउट, बिल्कुल. And this process is strictly regulated by the Constitution, which mandates that no money shall be withdrawn except under appropriation made by law. तो यहां पर क्या कह रहा है कि नो मनी जो है आप निकाल नहीं सकते. ओके. और याद है हमने एक और चीज पढ़ी थी कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो ये दो चीज समझिए आप, इनको साथ साथ पढ़ेंगे ना तो कोई आप पे, nobody will be imposing a tax on you except the authority of law, and no money can be appropriated from the consolidated fund of India without an appropriation that is made by law. So all the expenditure, all the imposition of taxes, it will happen by law. Okay, it will happen by what? It will happen by law. Okay. नाउ की फीचर एंड प्रोसेस देखते हैं. The following the approval of demands for grants by the Lok Sabha, appropriation bill is introduced, and this bill seeks to appropriate all money necessary to cover. So इसमें क्या क्या होता है, ये आता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स बाय द लोकसभा, एंड उसके बाद आपका अप्रोप्रिएशन बिल होता है. अप्रोप्रिएशन बिल होता है क्या है, इससे जो है मनी निकालना है आपको. आपने डिमांड कर लिया दैट ओके दिस इज माय डिमांड, नाउ इट इज टाइम दैट यू फुलफिल दैट डिमांड. सो इफ यू आर फुलफिलिंग दैट डिमांड, तो उसके लिए जो है आपको पैसा निकालना है, पैसा अप्रोप्रिएट करना है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. सो दिस बिल सीक्स टू अप्रोप्रिएट ऑल मनी दैट इज नेसेसरी टू कवर द ग्रांट्स voted by the Lok Sabha and the expenditure charged on the Consolidated Fund of India. So जब तक आप पैसा निकालेंगे नहीं तब तक क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को उनकी सैलरी दे सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को सैलरी दे सकते हैं, जो भी आपने बजटरी प्रपोजल्स के लिए डिमांड जनरेट किए थे उनको आप उसमें पैसा खर्चा कर सकते, नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई यू नीड टू अप्रोप्रिएट, टेक द मनी आउट. So no amendments can be proposed to the appropriation bill in either house that would alter the amount or destination of any grant voted or change the amount of expenditure charged on the consolidated fund. So this is very important. Why? ऐसा नहीं हो सकता that you go to the Lok Sabha telling them that I want to spend money on XYZ, and the Lok Sabha says that it is fine if you want to spend money on XYZ, and you go ahead and try to amend the appropriation bill saying now I wish to spend money on ABC. Did you understand this? इसका मतलब है कि सपोज यू आर द पार्लियामेंट, आई एम द गवर्नमेंट, एंड आई टेल यू दैट आई वांट टू स्पेंड 100 rupees on XYZ scheme. You said that okay, it seems fine, and then I present an appropriation bill, and उसमें भी लिखा हुआ है XYZ स्कीम के लिए 100 rupees अप्रोप्रिएट करना है, निकालना है. You are fine, but then I come with an amendment saying that no, I will use this 100 rupees for ABC scheme or ABC purpose. Is it allowed? It is not allowed. So you cannot do this. Okay, you cannot
do this, okay? Once the president assents to the appropriation bill, it becomes the appropriation act, and this act legalizes withdrawal. आप पैसा निकाल सकते हैं from the consolidated fund of India, okay, ensuring the government's expenditure are sanctioned by law. क्या ये चीज क्लियर है अप्रोप्रिएशन बिल में? अप्रोप्रिएशन बिल के लिए ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? आप चेंज कर सकते हैं, यस, ओके। अब बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट के बारे में। सो वोट ऑन अकाउंट जो है, द गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। तो कल हमने यही बताया था ना, टेम्पररी मेजर, याद है? yesterday I told you about this, that this is a temporary measure and the government requires funds to continue its operation beyond March 31st, which is the end of financial year. But the appropriation bills enactment typically extend till the end of April. तो मैंने बताया था आपको, जो बजटरी प्रपोजल है वो अप्रैल जो है उसके एंड तक खत्म होता है, फ्रॉम द from the introduction of the budget in the first week of February till the appropriation bill, that is पैसा निकाला जा सके तब तक अप्रैल एंड हो जाता है। तब तक क्या गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगा? नहीं। उसके लिए जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द लोकसभा टू ग्रांट वोट ऑन अकाउंट, एंड वोट ऑन अकाउंट यस्टरडे आई टोल्ड यू, ओके, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि ये जो वोट ऑन अकाउंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए temporary approval or temporary measure for government spending, usually covering 2 months or about 1/6 of the total estimated expenditure, ensuring government activities are not halted. So vote on account किस लिए है? क्या वोट ऑन अकाउंट मेजर पॉलिसीज के लिए होता है? नो, वोट ऑन अकाउंट इज बेसिकली फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, सैलरीज, पेंशंस, ये सारी चीजें जो है उसके लिए होता है। इमीडिएट नीड्स, गवर्नमेंट की जो डे टू डे नीड्स होती है उसके लिए होता है। ये नॉर्मल डेज में आपको समझ में आ गया। इलेक्शन ईयर्स में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वोट ऑन अकाउंट्स इट होल्ड्स हायर इंपॉर्टेंस इन द इलेक्शन ईयर। सो इन द इलेक्शन ईयर और व्हेन अ न्यू लोक सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, द वोट ऑन अकाउंट मे स्पैन ए लॉन्गर पीरियड। So in the normal year, it might be there for 2 months till the time the appropriation bills become an act. But in election year, they might be there up to 5 months. Why? Because till the new government comes in, जब तक नया सरकार नहीं बन जाता, till the new government comes in, अब वोट ऑन अकाउंट के थ्रू ही जो है सैलरीज एंड पेंशंस will be disbursed. So since 2017, the budget session has been advanced to start on January 31st, with the union budget being presented on February 1st. तो पहले जो होता था थोड़ा लेट से स्टार्ट होता था, बट नाउ द लास्ट वीक ऑफ जनवरी यू हैव योर इकोनॉमिक सर्वे, एंड देन इन द on February the 1st you have the budget, right? And this adjustment aims to eliminate the need for vote on account by allowing Parliament to pass a single appropriation bill for the entire financial year before it concludes. तो ये जो है वोट ऑन अकाउंट का नीड को खत्म करने के लिए हुआ है। यहां पर आप समझिए, ये जो बजट सेशन का एडवांसमेंट है उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि February 1st को हमने कर दिया, बजट का पहले प्रेजेंटेशन लेट होता था, अब February 1st को कर दिया। So this adjustment aims to eliminate the need for a vote on account. That is a temporary spending measure. Okay. By allowing the parliament to pass a single appropriation bill for the entire financial year before it concludes. मतलब एक ही अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू सारे एक्सपेंडिचर्स या सारे टेकिंग आउट द मनी जो है वो एक अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू आप पास कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरिम बजट? सो इन इलेक्शन ईयर इंटरिम बजट जो है प्रेजेंट होता है, विच इज फॉलोड बाय अ रेगुलर बजट बाय द न्यू गवर्नमेंट। सो 2024 में अगर याद होगा आपको, सो इंटरिम बजट आया था, और इंटरिम बजट जो है उसमें कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं होते। देर आर नो मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन द इंटरिम बजट बाय कन्वेंशन, ओके, जनरली नहीं किया जाता।
और आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर जब मई में सरकार बन जाती है, ओके, जनरली मई जून तक आपको पता चल जाता है हु विल बी द न्यू, ओके, हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड द न्यू गवर्नमेंट। ऑल राइट, तो उसके बाद जो है वो जो नई सरकार आती है, दे प्रेजेंट द फुल बजट, एंड दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। ऑल राइट, does not utilizing funds properly means that government is not serious towards development? Not exactly. फंड्स का यूटिलाइजेशन कहाँ नहीं होता है? फंड्स का यूटिलाइजेशन माइनर मिनिस्ट्रीज में जनरली नहीं होता है। सो वी विल से दैट द प्रॉपर मिनिस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंड का यूटिलाइजेशन। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि मेनी ऑफ देम of the ministries, to show that they have utilized the fund in the month of January and February, they start to spend it on useless things. Okay, so what happens is that chairs खरीदने लगेंगे, लैपटॉप खरीदने लगेंगे, इस टाइप की चीजें खरीदने लगेंगे। ऑल राइट, तो इसके 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 इसी के चलते जो है व्हाट वी सी इज दैट अंडर यूटिलाइजेशन जो है हैपन, बट ओवर यूटिलाइजेशन इन द फाइनल मंथ्स। तो उसमें क्या होता है कि 3-3 हजार की चेयर 4-4 5-5 हजार में खरीदने लगेंगे पूरे। जैसे एक साल पहले ही आपने नए लैपटॉप्स खरीदे थे, आप फिर जो है सभी के लिए एक एक साल के बाद लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडिया ना, यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि कैसे खर्च करना है। 2 महीने में क्या ही आप पॉलिसी कर लेंगे ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड लेवल आप पॉलिसी क्या ही चेंज कर देंगे। तो इसीलिए जो है उसको एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर देते हैं। ओके, सो देन वी कम टू पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल जो है इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बजटरी प्रोसेस, एंड इट इज इंट्रोड्यूस एनुअली टू इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल proposal of the government for the upcoming financial year, and the bill encompasses proposal for new taxes. So how is it different from appropriation bill? Any idea? ये जो है अप्रोप्रिएशन बिल से डिफरेंट कैसे है? अप्रोप्रिएशन बिल से ये डिफरेंट है क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल से पैसा निकालना होता है, और फाइनेंशियल बिल से क्या होता है? टैक्स प्रपोजल्स, आप पे टैक्स लेवी करना होता है। ओके, सो बिल encompasses proposals for new taxes, modification of the existing tax structure, or continuance of the existing tax structure beyond the period approved by the parliament. What does this mean? Either आप new taxes लाएंगे, either आप जो है continuance of taxes उसको you will start, or you will say कि there was one tax proposal which was there only for 10 years, and the 10 year is coming to an end, so you will renew it, okay, saying that this will go again for 10 years। okay, so इस तरीके से जो है finance bill can be brought for this particular purpose। And what is the characteristic and process of the finance bill? The finance bill is designed to outline the government's financial proposals, including adjustment to taxes and financial regulations for the next fiscal year। इसमें जितने भी सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं कि किस तरीके से सरकार पैसा कमाएगी, हाउ द गवर्नमेंट सीक्स टू गेट द रिसीट्स। अप्रोप्रिएशन बिल में हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एंड टेल वेयर। ऑल राइट, ठीक है, कहां पर है। ऑल राइट, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। और फिनेंस बिल में क्या है? टैक्स प्रपोजल्स। ऑल राइट, सो फिनेंस बिल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल टू मनी बिल। तो मनी बिल जैसा होता है मनी बिल ही नहीं होता है। ओके, मनी बिल जैसा होता है मनी बिल नहीं होता है। सो फाइनेंस बिल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एप्लीकेबल टू अ मनी बिल, मीनिंग इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोक सभा, and it is subject to the president's assent after being passed by the parliament। क्या ये चीज क्लियर है? Is this clear to everybody? What is the difference between the appropriation bill and the money bill and the finance bill? याद आया? अब एक और बिल हमने पढ़ा था 117 में, वो क्या था? एक और बिल जो हमने पढ़ा था 117 में, वो क्या था? फिनेंशियल बिल था। ओके, फिनेंशियल बिल था। ऑल राइट,
और फिनेंस बिल जो होता है, अगर मैं उसकी डिफरेंस की बात करूं मनी बिल से, तो फिनेंस बिल इज ब्रॉडर इन कैटेगरी, बिकॉज इसमें ज्यादा चीजें होती है कंपेयर टू द मनी बिल। ऑल राइट, सो दिस इज ब्रॉडर इन कैटेगरी। और ये जो है, फिनेंस बिल में क्या होता है, फिनेंस बिल में जो है फिनेंशियल प्रपोजल्स के साथ साथ, ओके, जितने भी टैक्सेशन है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है फॉर द एनुअल ईयर, ओके, वो होता है। क्लियर है ये? ओके, किसी को डाउट नहीं ना है मनी बिल में और फिनेंशियल बिल में? एनी डाउट इन फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल? आई थिंक आई हैड सेंड, ओके, आई हैड सेंड ए डॉक्यूमेंट एज वेल। उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। ऑल राइट, amendments. So, unlike the appropriation bill, amendments to the finance bill, such as proposals to reduce or reject a tax, are permissible. So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बात की थी अप्रोप्रिएशन बिल के समय? हमने अप्रोप्रिएशन बिल के समय ये बात की थी कि आपने एक बार कह दिया, you have said this that I want to spend the money on this particular XYZ scheme, and the parliament has agreed to this, then you cannot bring any kind of amendment at the last moment. That money will be allocated only for that XYZ scheme. But this is not the case in finance bill. You can reject or reduce a tax. Okay, reduction or rejection. Please remember, reduction or rejection of a tax is possible. Okay. Members of parliament can discuss the broader issues beyond specific tax proposal, including general administration, local grievances, and financial policies of the government. An enactment deadline. So according to the Provisional Collection of Taxes Act 1931, finance bill जो है, it must be enacted within 75 days of its introduction to legalize the government's income side budget proposal. ये देखिए, appropriation is what? Expenditure side, yes or no? Whereas finance bill is income side, how you are getting the money, how you are getting the receipt. So finance bill is how you will earn. Okay, finance bill is how you will earn. All right, basically उस पे ये रहता है, ठीक है? Other grants, so beyond the regular budget, Parliament may approve additional grant under special circumstances. जैसे supplementary grant होता है, so this is issued when the amount authorized for a service in the current financial year is insufficient. Additional grant, it is provided when there is a need for expenditure on a new service which is not anticipated in the annual budget. तो होता क्या है, at the beginning of the year, जैसे आपकी फैमिली में भी होता होगा ना, आपके पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा ठीक है, इस साल मेरा इतना खर्चा होने वाला है, आई विल बी स्पेंडिंग सम दिस मच मनी, बट ड्यूरिंग द ईयर कुछ नए खर्चे आ गए, फ्रिज खराब हो गया, आपने सोचा नहीं था। in February you had said कि I will spend 5 lakh rupees on my daily needs, बट फ्रिज खराब हो गया, आपने कभी सोचा नहीं था कि नया नया फ्रिज खराब हो जाएगा, सो यू नीडेड टू बाय अ न्यू फ्रिज। सो उस केस में जो है, वी विल से कि ये जो है यहाँ पर ग्रांट्स का प्रपोजल होता है। सिमिलरली, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि उसको इतना खर्चा होता है, हो सकता है उसका खर्चा दूसरा हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर दे वुड गेट सम एक्सपेंडिचर विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड। सो उस केस में ग्रांट्स होता है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट में when amount authorized for a service is insufficient, मतलब आपने 1,000 करोड़ मांगे एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एंड देन उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट इज टू सप्लीमेंट द स्कीम, एंड आफ्टर दैट additional grant would be there. So additional grant, it is provided when there is a need for expenditure on a new service not anticipated in the annual budget. आपने कभी सोचा नहीं था इस चीज पे खर्चा होगा, गवर्नमेंट डिड नॉट थिंक दैट इट वुड हैव टू स्पेंड मनी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट दिया जाता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट कब दिया जाता है? सेम स्पेसिफिक कॉज के लिए जब ज्यादा पैसे लगे, तब सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जाता है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट।
Then comes your excess grant, and this is granted post facto when expenses exceed the budgeted amount for a service within a financial year. And this requires approval by the Public Accounts Committee before being voted on by the Lok Sabha. सो ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है उसमें हमने क्या पढ़ा? सप्लीमेंट्री ग्रांट में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली आपने एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए डिमांड की थी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट डिमांड वाज सैंक्शनड एज वेल, लेकिन उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैसे कम पड़ गए, तब जो है आपको सप्लीमेंट किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेस ग्रांट्स? एक्सेस ग्रांट्स जो होता है बेसिकली आपने ऑलरेडी पैसा खर्चा कर दिया, आपने जो है, तो ये ग्रांटेड पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है? ऑलरेडी बीन इनकर्ड. मतलब अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब आपको यहां कंफ्यूजन हो सकता है सप्लीमेंट्री और एक्सेस. हाँ, अब यहां पर जैसे है फॉर एग्जांपल कि आपने जो है कुछ पैसे जो है आपने खर्चा किया स्कीम पे, बट वो इनसफिशियंट है, तब आप मांग रहे हो, फिर आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट मिला 250 करोड़ का, आपने 1000 करोड़ खर्चे कर दिए, फिर 250 करोड़ जब आपको ग्रांट मिल गया सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर आप खर्चा कर रहे हो. एक्सेस ग्रांट क्या है? आपने ऑलरेडी 250 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए, मे बी बाई टेकिंग ए डेट. आपने कहा कि 250 करोड़, अच्छा, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ए शिप फॉर द इंडियन नेवी, और रशिया में वो बिल्ड हो रहा है, और उसके लिए 1000 करोड़ मैंने मांगे थे. ऑल राइट. और रशियन नेवल जो यार्ड है, शिपयार्ड है, उसने कहा कि 250 करोड़ जो है एक्स्ट्रा लगेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, मुझे जरूरत है, आप 250 करोड़ का फिटमेंट कर दो. तो वो पैसे खर्चे हो गए, मेरे पास रिसीट आ गया कि 250 करोड़ देने हैं. देन एक्सेस ग्रांट जो है बेसिकली वो रेगुलराइज कर देगा कि ओके, दिस एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड इन एडिशन, दिस विल बी regularized. So please remember, excess grant में it is to regularize expenditure that have already been incurred. Whereas supplementary grant में क्या होता है? It has not been incurred. You are asking that मुझे और पैसे चाहिए to do more work later on. But in excess grant, the work is done. The bill is generated. The government is liable to pay that amount. तो उसी चीज को आप क्या कर रहे हो? रेगुलराइज कर रहे हो. और एक्सेस एक्सपेंडिचर होने के बाद आप पैसा मांग रहे हो. ओके, सो दैट ओवर स्पेंडिंग जो है उसको आप रेगुलराइज कर दो आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन क्लोज्ड. और सप्लीमेंट्री ग्रांट को कब मांगा जाता है फ्रेंड? सप्लीमेंट्री ग्रांट को बिफोर मांगा जाता है ऑफ द वर्क, एक्सेस ग्रांट को आफ्टर मांगा जाता है. और ये जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट को विद इन द फाइनेंशियल ईयर मांगा जाता है, एक्सेस ग्रांट को आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मांगा जाता है. और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये इंश्योर करता है दैट फंड्स आर अवेलेबल बिफोर स्पेंडिंग. और ये जो है एक्सेस ग्रांट जो है ये बेसिकली क्या करता है आपका? ये इंश्योर करता है कि वट एवर एक्स्ट्रा खर्चा दैट यू हैव डन, दैट इज रेगुलराइज्ड. क्या ये चीज क्लियर है? ओके. एक्सेस ग्रांट इमरजेंसी में नहीं है, आपने खर्चा कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डांट, आपने सपोज योर पेरेंट्स पेरेंट्स को आपने नहीं बताया एंड यू ब्रॉट समथिंग फ्रॉम Amazon, आपके घर पे आ गया, नाउ यू आर लाइबल टू पे दैट. दैट इज पोस्ट फैक्टो हो गया ना. आपके पेरेंट आपको क्या करेंगे? डांटेंगे ज्यादा से ज्यादा, बट यू विल हैव टू पे दैट ना. सपोज यू, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो इसमें क्या है कि आपने खर्चा कर दिया है, यू हैव डन द खर्चा. ओके, ऑल राइट. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक्सेस ग्रांट में तो बकायदा और अप्रूवल आपको चाहिए बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बिफोर इट इज बीइंग वोटेड बाय द लोकसभा. ऑल राइट. और ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली सप्लीमेंट्री ग्रांट, यू कैन से लाइक दैट. हाँ, ऑलराइट, यू कैन से अर्जेंटली. वाई? बिकॉज खर्चा ऑलरेडी हो गया, तो रेगुलराइज ही करना, कुछ कर नहीं सकते. सप्लीमेंट्री ग्रांट में ओवरसाइट हो सकता है. हाँ, देन यू आर करेक्ट. यस, यू आर करेक्ट इन सेइंग दिस.
ऐसा कोई अपर सीलिंग नहीं है दोस्त, कोई अपर सीलिंग नहीं है। कहीं भी किसी लॉ में लिखा हुआ नहीं है कि आप इतना ही पैसा एक्सेस मांग सकते हो। ओके, इसका काम ही है, सप्लीमेंट्री ग्रांट और एक्सेस ग्रांट का काम ही है दैट जस्टिफाइबल एक्सपेंस हो जाए। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट ना, आपको पार्लियामेंट के पास जाना है, आपको लोकसभा के पास जाना है, यू हैव टू गो टू द लोकसभा। तो उनसे किस मुंह से बोलिएगा कि मैंने 1 लाख करोड़ रुपए समोसे पे, समोसा बाबू लोग के लिए समोसे पे खर्चा कर दिया। सो इफ यू आर गोइंग टू द लोकसभा तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन। ओके, ग्रांट्स आर अंडर स्क्रूटिनी, यस। इसी को तो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कहते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है एक्सेस ग्रांट में, ध्यान से देखिएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इज दिस नॉट लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी? द legislative members, they will do scrutiny as well, है ना? Then we have vote of credit. So vote of credit, it allows for meeting unexpected demand on resources, of offering significant discretion to the executive without detailed expenses. So ये क्या है vote of credit? For example, ईरान जो है, ईरान से हमने $700 million का लोन चाहिए था 1970s में, टू बिल्ड ए डैम। ओके, ईरान वॉज ए रिच कंट्री बैक देन, अभी भी है बट उस समय ज्यादा बहुत रिच था जब शाहज होते थे उस समय। और ईरान से हमने कुछ पैसे मांगे थे कि हमें $700 million का लोन दे दो या ग्रांट दे दो सो दैट वी कैन बिल्ड ए डैम। सो ईरान जो है, उसने कहा कि आप हमसे ऑयल खरीदो, इफ यू वांट द 700 million, सो आप जो है हमसे ऑयल खरीदो। सो ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली ऑयल खरीदने के लिए इमीडिएट पैसे की जरूरत थी। तो उसके लिए क्या करना, और हम बता नहीं सकते थे कि हम ऑयल खरीद रहे हैं, बिकॉज देन दैट वुड हैव डैमेज्ड आवर रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज जिनसे हम ऑयल खरीद रहे थे। वो बोलते कि फिर तुम ईरान से क्यों खरीद रहे हो, समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए जो है इस टाइप के जो है चीज में वोट ऑफ क्रेडिट जो है, ये स्पेशल ग्रांट्स आपको देता है। ये आपको क्या देता है? स्पेशल ग्रांट देता है। और इसके लिए जो है बेसिकली हम कहाँ देखते हैं, आर्टिकल 116 क्लॉज 1 क्लॉज बी में जो है इसकी जगह है। और ये जो है लोकसभा, ये ग्रांट्स बना सकता है। बेसिकली ये जो वोट ऑफ क्रेडिट है, ये ब्लैंक चेक की तरह काम करता है। ये क्या करता है? ये ब्लैंक चेक की तरह काम करता है। और वोट ऑफ क्रेडिट जो है, ये बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर है विच कैन नॉट बी डिटेल्ड। ओके, विच कैन नॉट बी डिटेल्ड, सो दे हैव टू बी bypassed बाय द स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब समझिए यहां पर, ये जो वोट ऑफ क्रेडिट है, ये कहां पर यूज हो सकता है? मान लिया कि हमें बालोच रिबेल्स को कुछ पैसा देना है, बालोच रिबेल्स को हमें कुछ पैसा दिलवाना है विच इज आउटसाइड द बजट ऑफ रॉ, विच इज आउटसाइड द बजट ऑफ रॉ। और बालूच रिबेल्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है, रॉ का बजट कुछ 3,000 करोड़ है साल का। सो अगर हमें उन बलूच रिबेल्स को पैसा देना, तो क्या हम ओपनली कह सकते हैं दैट वी आर दैट वी आर डूइंग दिस? ओके, सो कैन इट बी यूज्ड? ओके, कैन इट बी यूज्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, जहां पर आप ओपनली नहीं कह सकते, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली ब्लैंक चेक देता है किसको? वोट ऑफ क्रेडिट एग्जीक्यूटिव को, जहां पर आप कह नहीं सकते। ओके, आप जो है जहां पर कह नहीं सकते। ऑल राइट, ठीक है। और यहां पर जो है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कहीं मेंशन नहीं है किस टाइप के लिए, और इट्स डिजाइन फॉर द पर्पस की फ्लेक्सिबिलिटी रहे टू द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो ये जो है इट कुड बी एम्प्लॉयड फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यस, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे ईरान वाला मैंने बताया कि तुरंत पैसे चाहिए थे एक्स्ट्रा, दैट इंडिया वुड कमिट। ओके, इंडिया वुड कमिट। ऑल राइट, यस। सो ये जो है, ऑल राइट, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी वोट ऑफ क्रेडिट जो है, दिस विल गिव यू पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और नॉट? दिस विल गिव यू पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और नॉट? यस, ऑल राइट, एनी टाइम।
एनी टाइम जब भी आपको एक्सेस पैसा चाहिए फॉर समथिंग, तब आप वोट ऑफ क्रेडिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी तक जितने भी हमने ग्रांट्स पढ़े, क्लियर है सभी? ओके, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट की तरफ। सो दिस इज एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विच इज आउटसाइड द रेलम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर सर्विसेज। तो एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? तो एक्सेप्शनल ग्रांट इज देयर इन आर्टिकल 116 क्लॉज 1 क्लॉज सी। वहां पर एक्सेप्शनल ग्रांट का प्रोविजन है, और ये लोकसभा को अलाउ करता है टू मेक एक्सेप्शनल ग्रांट्स। और यहां पर इसका जो पर्पस होता है, ऑल राइट, ये ऐसा होता है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट एनुअल बजट। आपके बजट में दिया हुआ नहीं था। एक्सेप्शनल पर्पस, ओके, एक्सेप्शनल पर्पस जो है बेसिकली, आप वो देख सकते हैं कि विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बजट। बोला ही नहीं गया था बजट में कि यहां भी पैसा खर्चा हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका exceptional grant. And then comes token grant. What is token grant? So it permits the reallocation of funds within the budget to initiate expenditure on a new service pending the approval of a more substantial grant. Okay. So यहां पर क्या होता है बेसिकली, आपने कोई सर्विस है, उसके लिए जो है आपको पैसा चाहिए, तो बट देर इज अ होल न्यू थिंग। उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास एंड देन आस्क फॉर ए ग्रांट। उस समय जो है आप टोकन ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो रीएलोकेट कर दे फंड्स को विद इन द बजट। बजट में से ही आप क्या करोगे, रीएलोकेट करोगे फंड्स को फॉर द टाइम बीइंग, अपने न्यू पर प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर पे, किसी भी न्यू सर्विस पे आपको अगर खर्चा करना है, तब आप वहां पर अब जो बजट का पैसा है, वट एवर द बजट का पैसा, उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। ओके, और ये जो टोकन ग्रांट है, दिस इज सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रुपीज वन डिमांड। तो 1 रुपए के डिमांड अगर पास हो जाता है लोकसभा में, सो देन इट मीन्स दैट यू कैन अपॉन अप्रूवल ऑफ दैट रुपीज 1। टोकन का मतलब ये होता है ना, टोकन मनी। ओके, टोकन मनी एंड रुपीज 1। सो रुपीज 1 जो होता है, दिस इज बेसिकली, अगर ये पास हो जाता है, देन इट मीन्स यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव बीन ऑथराइज टू री अप्रोप्रिएट द मनी। सो अब समझे आप, रीअप्रोप्रिएशन बिल में मैंने आपको बताया था दैट नो चेंजेस कैन बी मेड वंस यू हैव मेड द डिमांड्स। याद आया? हमने अप्रोप्रिएशन बिल में ये बोला था कि नो चेंजेस कैन बी मेड वंस द डिमांड हैज बीन मेड। यहां पर जो है, देर इज अ वे फॉर यू टू रीअप्रोप्रिएट एंड दैट इज वाया टोकन ग्रांट। ओके, देखिए डिफरेंस क्या होता है। वोट ऑफ क्रेडिट इज फॉर थिंग्स विच कैन नॉट बी सेड आउट इन द ओपन, इट इज फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। एक्सेप्शनल ग्रांट का पर्पस यू कैन से आउट इन द ओपन, लेकिन वो न्यू पर्पस होता है। वो क्या होता है, वो न्यू पर्पस होता है एंड इट कैन बी सेड आउट इन दी ओपन। ऑल राइट, क्या ये चीज क्लियर है? तो ये सारे चीजें समझ में आ गई आपको? ये जो ग्रांट्स है, आर्टिकल 116 जो है, वहां से हम बात करते हैं, लोकसभा के पास पावर होता है ये। ऑल राइट, तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, the procedure for supplementary additional excess exceptional grant and vote of credit, it follows the same legislative process as the regular budget, and this ensures a structured approach to handling unforeseen financial demands. Okay, नहीं, बजट में एलोकेशन नहीं होता, इसीलिए आप ग्रांट्स के लिए जाओगे ना। बजट में एलोकेट नहीं होता, दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग फॉर ग्रांट्स। इन एक्सेस टू बजट होता है, दिस इज इन एक्सेस टू बजट। आई होप दैट इज क्लियर। बजट में कम पड़ गया इसीलिए आप बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंड्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फंड्स बनाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड जो है, ओके, ऑफ इंडिया, दिस इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 266। एंड इसका नेचर क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंड
एंड इट इनकम्पासेस ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जितना भी कमाई हुई है सरकार की, all the revenues, it is there in the consolidated fund, all the loans they have raised and all money received in repayment of loans. तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंसोलिडेटेड फंड में ऑल द रिसीट्स आर देयर, गवर्नमेंट रिसीट्स सारे इसमें रहते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स आर देयर। ये चीज समझ में आई आपको? ओके। इट इज यूज फॉर ऑल द लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहीं से आप पैसा, ये आपका सैलरी अकाउंट कहना गलत होगा कि ये सरकार की सैलरी अकाउंट है। यहां पर सरकार की सैलरी आती है और पैसे आते हैं, और उसके बाद यहां से जो है आप खर्चा करते हो। और ये इससे पैसा निकालना क्या इजी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल? यू नीड व्हाट? यू नीड अप्रोप्रिएशन बिल। ओके। नहीं, दैट इज ट्रू। बजट क्या होता है? बजट आपके सीएफआई में पैसा है, आपके सीएफआई में पैसा है, एंड यू आर आस्किंग कि मुझे इतना पैसा चाहिए टू रन माई कंट्री फॉर दिस ईयर। तो पैसा तो सीएफआई से ही आएगा ना। अगर आप एक्सेप्शनल पैसा, यू, पार्लियामेंट कैन नॉट प्रिंट द मनी ना। एक्सेप्शनल पैसा कहां से आएगा? जो सरकार के पास ऑलरेडी है। ओके, ऑलराइट। तो अप्रोप्रिएशन जो है, नो मनी कैन बी अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम दिस फंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जुडिशरी जो पैसा कलेक्ट करती है, वो आपका जो जुडिशरी फी होता है उसी से तो वो चलता है, सुप्रीम कोर्ट का बजट चलता है। हाउ डू यू थिंक दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एसी वगैरह कहाँ से लगाती है? जो आप पे फाइन्स लगाती है, ये कोर्ट फीस होता है। ओके, कोर्ट फीस होता है, उसी से जुडिशरी जो है अपना मेंटेनेंस करती है। सैलरीज अलग है, पेंशन एंड सैलरीज अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं कोर्ट में, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट को पूरा एयर कंडीशन करना है, पैसा कहां से आएगा? ओके। तो जो जुडिशरी फाइन लगाती है ना, ओके, जुडिशरी, जैसे आप एक लीगल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट है, आप गए और आपने बहुत ज्यादा बेकार के पीआईएल्स आप फाइल करने लगे, आप पे 1 लाख रुपए का खर्चा आप पे इम्पोज कर दिया। तो जो 1 लाख रुपए आप जमा करेंगे, फिर वो पैसा यूज होगा टू बेटर दी फैसिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। देन हमने कंसोलिडेटेड फंड पढ़ लिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। So public account of India, this account includes all other public money apart from those credited to the consolidated fund which is collected by the government. इसमें क्या रहता है? Any kind of provident fund deposits, any kind of judicial deposits, saving bank deposits and more. तो यहां पर जो है जुडिशियल डिपॉजिट्स जिसकी हम आप बात कर रहे थे, तो ये क्यों यूज होता है, किस में यूज होता है? अगर आप देखेंगे, एक जुडिशियल डिपॉजिट होता है, एक फाइन होता है। चलिए, वो फाइन तो आपको देना पड़ता है, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। बट सपोज आपने किसी पे डिफेमेशन का केस लगाया, आपने जो है किसी पे डिफेमेशन का केस लगाया, तो उस केस में क्या होगा? आपने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन चाहिए। सो डू यू नो वन थिंग कि आपको 10% इसका जमा करना होता है कोर्ट में। ओके, आपको इसका 10% जो है कोर्ट में जमा करना होता है। इसीलिए जो है जनरली हमारे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा, जैसे अमेरिका में आप देखते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का डिफेमेशन सूट फाइल होता है। हमारे कंट्री में जनरली 50 लाख 1 करोड़ का होता है, सो दैट पीपल हु आर गोइंग फॉर द डिफेमेशन सूट दे कैन पुट द मनी। ऑल राइट। तो जुडिशियल डिपॉजिट्स क्या होता है? जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, ओके, जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स में उन्होंने पैसा कमाया, ऑलराइट, तो वो कैसे पैसा कमा सकते हैं? जो बेल का अमाउंट होता है, देखा है बेल कराते हुए? सलमान खान को मिली बेल, है ना, मुचलके पे रिहा, यस। सो वो बेल अमाउंट होता है। उसके साथ साथ कोई भी कोर्ट फीस होता है, वो आपका हो गया। फाइन्स, ओके, एंड एनी अदर फाइन या एनी अदर कोर्ट फीस एंड एनी अदर थिंग, जो भी जो है आपको कोर्ट ने बोला है जमा कराने के लिए। ऑलराइट। और ये जो है पब्लिक अकाउंट में जमा कराया जाएगा। ये आपका कहां लिखा हुआ है? ये आपका आर्टिकल 284 में स्टिपुलेट किया गया है।
ओके। और गवर्नमेंट जो है, ऑलराइट, गवर्नमेंट जो है इसको होल्ड करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको होल्ड करेगी, मैनेज करेगी। ऑलराइट। और ये गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं है। प्लीज रिमेंबर, ये जो जुडिशियल डिपॉजिट्स है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरल एक्सपेंडिचर। इस चीज को समझ जाइए, जनरल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है। सो ये होता क्या है कि अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको कहा गया कि केस चल रहा है, तब तक 10 लाख रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप फाइल करें, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड सम है, तो सरकार सिर्फ उसको मैनेज करेगी, उसका कस्टडी रखेगी, उसको खर्च नहीं कर सकती। उसको क्या है? खर्च नहीं कर सकती। जैसे बेल का अमाउंट होता है, अगर आप एब्सकॉन्ड कर गए तो विल द बेल अमाउंट विल बी देयर। जो बेल का अमाउंट है, इफ अ पर्सन एब्सकॉन्ड्स, वो बेल पे रहा हुआ, एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स एब्सकॉन्डिंग, तो बेल अमाउंट होता क्या है? ओके, बेल अमाउंट होता क्या है? बेसिकली इट्स अ गारंटी ना, दैट यू विल कम बैक टू द कोर्ट एंड फेस द लॉ, यू हैव बीन अलाउड टू गो आउट। तो ये बेसिकली, ये जितने भी सारे पैसे हैं, ओके, जितने भी सारे पैसे हैं, अगर आप एब्सकॉन्ड कर जाते हैं तो बेल अमाउंट क्या हो जाता है? फॉरफीट हो जाता है। तो ये सारा पैसा कहां रखा जाता है? ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट में रहता है। सो दिस इज मनी, पब्लिक मनी, अपार्ट फ्रॉम दोज क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड। इसके बारे में आपको एक चीज समझना है कि पब्लिक अकाउंट का पैसा आप खर्च कर सकते हो। पब्लिक अकाउंट का पैसा कैन इट बी स्पेंट ऑन जनरल थिंग? द आंसर इज नो। ओके, पब्लिक अकाउंट का पैसा आप जनरल थिंग्स पे नहीं खर्च कर सकते। प्रोविडेंट फंड, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स, ओके, जितने भी ये जो स्कीम्स होते हैं ना, नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये सारी चीजें, तो सरकार यहां पर क्या करती है? इसको जो है, ऑलराइट, इसको जो है आप खर्च नहीं कर सकते। दिस डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। आप यहां समझिए कि डज द टैक्सेस बिलोंग टू द गवर्नमेंट? आपने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा, 3 रुपए जीएसटी दिया, डज इट बिलोंग टू द गवर्नमेंट? द आंसर इज यस। बट आपने अपने सैलरी से पीएफ कटवाया 10,000 रुपए, डज दिस, एंड इट गोज टू द गवर्नमेंट, बट डज दिस बिलोंग टू द गवर्नमेंट? द आंसर इज नो। द गवर्नमेंट इज जस्ट सेफ कीपिंग इट फॉर यू। द गवर्नमेंट इज सिंपली सेफ कीपिंग इट फॉर यू। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। पीएम केयर्स इज डिफरेंट। पीएम केयर्स जो है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, दिस इज जस्ट लाइक मनी इन द बैंक। ओके, दिस इज जस्ट लाइक मनी इन द बैंक। ऑल राइट। सो ये जो है, ओके, ये जो है पीएम केयर्स इज अ डिफरेंट थिंग। उसको जो है, दे सेड कि दिस इज आउटसाइड द परव्यू। ऑल राइट, इट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो आउटसाइड द परव्यू। अब यहां समझिए, पब्लिक अकाउंट में सिर्फ सेफ कीपिंग के लिए होगा। पब्लिक अकाउंट में वो पैसा आप डालेंगे विच विल बी देयर फॉर द सेफ कीपिंग। और ये जो है कंसोलिडेटेड फंड में, दिस इज द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार ने कमाया है। तो व्हाट दे कैन स्पेंड, व्हाट दे कैन स्पेंड, they can spend the consolidated fund money, but can they spend the public account money on different things? पब्लिक अकाउंट का मनी स्पेंड नहीं कर सकते, कंसोलिडेटेड फंड का मनी स्पेंड कर सकते हैं बाय वे ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन लॉ के थ्रू दे कैन स्पेंड द मनी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, बट दे कैन नॉट स्पेंड द मनी ऑफ पब्लिक अकाउंट। ओके, तो सेफ कीपिंग के जो पैसा है, जैसे आपने कोई लक्ष्मी स्कीम खरीदा कि आपकी बेटी जो है 2 साल की है, 3 साल की है, और 18 साल में सरकार आपको पैसा देगी, तो क्या सरकार जो आपसे पैसा ले रही है उसको खर्च कर सकती है? सो द आंसर इज नो। ऑल राइट। Article 284 details that money collected by courts and shall be put under and cannot be spent for general purpose. True. Yes. इसमें बस जुडिशरी एंड मनी कलेक्टेड बाय आर्टिकल 284 में आएगा सिर्फ, लेकिन पब्लिक अकाउंट में और भी चीजें आ जाएंगी। आर्टिकल 284 मैंडेट करता है कि जो भी पैसा
जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए रखा जा रहा है, जैसे बेल अमाउंट हो गया, कोर्ट फीस हो गया, ऑल दीज थिंग्स, उसका सेफ कीपिंग पब्लिक अकाउंट में होगा। ओके, इज इट क्लियर? और उसके साथ साथ अगर आप जाते हैं, तो मान लिया कि आप एब्सकॉन्ड नहीं करते हैं, एंड यू नो यू आर यू हैव गिवन अ बेल अमाउंट, और आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर पैसा मिल जाएगा ना आपको वापस। लेकिन सरकार ये नहीं ना कह सकती कि अरे मैंने खर्चा कर दिया, वो जो वो आपका बेल का अमाउंट था वो मैंने खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सो पब्लिक अकाउंट जो है, ऑलराइट, पब्लिक अकाउंट जो है वो क्या है? पब्लिक अकाउंट इज बेसिकली, दे आर नॉट डिफरेंट। 284 इज मैंडेटिंग कि जो पैसा कलेक्ट होगा वो 266 के पब्लिक अकाउंट में जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 266 लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड ए पब्लिक अकाउंट। और यहां पर ये कह रहा है कि जो जितने भी जुडिशियल फीस हो गए वगैरह, वो कहाँ जाएगा? 266 में जाएगा। तो वो फंड कैसे अलग हो गया 284 का? 284 तो सिर्फ बता रहा है ना कि पैसा किधर रखा जाएगा, कौन सा पैसा किधर रखा जाएगा। तो देर इज नो क्रिएशन ऑफ अ फंड ना, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। एंड पब्लिक अकाउंट का पैसा जो है, दिस इज ओके, दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। आपने किसी स्कीम में पैसा लगाया, सेविंग स्कीम में, तो वो क्या पैसा सरकार का हो गया? पैसा तो आप ही का है ना, दैट इज योर एसेट एंड द गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी। अब आप कह रहे हैं कि क्यों यूज क्यों करना है? ये वेलफेयर है ना दोस्त। अटल पेंशन स्कीम क्यों लाया गया? दिस इज ए वेलफेयर स्कीम। क्या सरकार उस पर पैसा बना रही है? लाइक अ म्यूचुअल फंड हाउस, लाइक अ प्राइवेट म्यूचुअल फंड हाउस, आप 18-18 रुपए महीने के दे रहे हो, और सरकार आपको 60 ईयर्स होने पे 3,000 का पेंशन देगी। इज द विल द गवर्नमेंट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ मनी? Either it will lose money or it will be, in the best possible scenario, what it will be? It will be break even, but it is never going to make a profit। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट बनाना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट बनाना है? सो द आंसर इज नो। तो ये जो स्कीम्स चलते हैं, जितने भी सेविंग स्कीम्स चलते हैं, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक socialist nature है, that it wants to provide a safety net। it wants to provide what? It wants to provide a safety net to its public। और वो जो पैसा कलेक्ट करती है by the way of these schemes, it is not the income of the government, rather it is only doing safe keeping। तो ये जो पब्लिक अकाउंट है, इस इट कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल एक्सपेंडिचर, इट कैन ओनली बी यूज फॉर सेफ कीपिंग ऑफ दैट मनी। ऑल राइट, क्या ये चीज क्लियर है? और इस पैसे को जो है बाद में जो है, आप बेसिकली वापस करेंगे। ओके, इट इज नॉट, इट इज प्रोमोटिंग सेविंग्स ना। हाउ इज इट प्रोमोटिंग डिस सेविंग? आप देखिए कि एक मेड है, एक लेबर है, एंड दीज पीपल, इनके पास कोई साधन है? कैन दे इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स ऑफ द बिग फंड हाउस लाइक एडलवाइस एंड ऑल दीज थिंग्स? 18 रुपए 20 रुपए में कोई इनको एंटरटेन करेगा? 50 रुपए जो ये बचते हैं इनके महीने के, नहीं करते। कौन एंटरटेन करेगा इनको? कौन एंटरटेन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरटेन करेगी। तो सेविंग सेफ्टी नेट बना रहा है। लिक्विडिटी कैसे कम हो रहा है? व्हेन यू आर आस्किंग देम कि जो पैसा आप ऐसे भी अपने गुल्लक में डालेंगे, और ऐसे भी आप अपने चावल के कंटेनर में डालेंगे, जिसको आप सेविंग्स ऐसे भी करेंगे, डोंट सेव इट इन योर चावल का डब्बा, सेव इट विद द गवर्नमेंट। हाउ इज इट नॉट, हाउ इज इट प्रोमोटिंग इन लिक्विडिटी? इन लिक्विडिटी कैसे प्रमोशन होता है? टैक्स बढ़ाना। टैक्स बढ़ाना इज इन लिक्विडिटी। ओके, ठीक है। सो पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, अलाउिंग फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ पब्लिक मनी। तो अब आप कहेंगे कि ये अप्रोप्रिएशन, अभी तो कहा एक्सपेंडिचर इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि कोई पीएफ, आपने पीएफ डाला 10,000 रुपए, आप डालते गए तो 3 लाख रुपए आपके पीएफ में जमा हो गए। आप विड्रॉ करना चाहते हैं, और मान लिया कि पीएफ का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में है, तो क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रोप्रिएशन बिल? तो ऐसा क्या आएगा?
कि मुजीब पे वांट्स टू विड्रॉ हिज पीएफ मनी, सारे पार्लियामेंटेरियंस वापस आ जाएं, हमें एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना है। तो इसीलिए जो है पीएफ मनी जो है और जितनी भी सेफ कीपिंग वाली मनी होती है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है, और वहां अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वाई? बिकॉज आप पीएफ ताकि निकाल सको अपना, किसी भी सेविंग स्कीम्स में डाले हैं आपने पैसा, तो वो आप निकाल सको विदाउट द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड अप्रोप्रिएशन बिल। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप अगर 2 रुपए भी कंसोलिडेटेड फंड के अंदर डाल रहे हो तो वो 2 रुपए निकालने के लिए भी आपको बिल पास कराना पड़ेगा। Now, did you understand the difference between consolidated fund and the this thing, public account? So, ये appropriation can happen without any kind of parliamentary oversight। जैसे बैंक से पैसा निकलता है ना, आप जाओगे पीएफ में, उसमें एक फॉर्म भरोगे, उसमें आप फॉर्म भरोगे और उसके बाद बोलोगे मेरा 10 लाख रुपए है, उसमें से मुझे 4 लाख निकालने हैं फॉर एनी रीजन, आई डोंट विश टू डिस्क्लोज द रीजन। तो वो पैसा आ जाएगा ना मेरे बैंक में कल को, मैं पीएफ तुड़वा सकता हूं ना अपना, है तो गवर्नमेंट ने सेफ कीपिंग के लिए रखा है। यस। देन कम्स द फाइनल फंड विच इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये 267 में होता है। तो 266 में क्या क्या है फ्रेंड? 266 में वी हैव द कंसोलिडेटेड फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स। ओके। और 267 में क्या है? कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है दैट यू कैन मेक ए कॉन्टिजेंसी फंड, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट क्रिएटेड इट, एंड इट इज put at the disposal of the president. So it allows the president to make advances to meet urgent and unforeseen expenses. So ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू स्टैट्यूटरी लॉ ने बनाया है that there was a constitutional provision which allowed for the creation of a contingency fund, but it was created via an act, और पार्लियामेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया है, और इसमें पैसा रहेगा फॉर अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द फिनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये आ सकता है कि नहीं प्रीलिम्स के लिए, यहां पर फिनेंस मिनिस्टर लिख देगा या प्राइम मिनिस्टर लिख देगा या पार्लियामेंट लिख देगा। सो प्लीज रिमेंबर इट इज मैनेज्ड बाय द फिनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, एंड लाइक द पब्लिक अकाउंट इट इज ऑपरेटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट रिक्वायरिंग इमीडिएट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये समझ में आ रहा है क्यों? बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, देयर इज अ वेरी 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 बिग लैंडस्लाइड। ओके। तो उसमें क्या आप वेट करेंगे पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट जो है वापस आएगी और उसके बाद दे विल पास दिस? नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन तुरंत वहां से पैसा जो है निकालना होगा। ऑल राइट। और कॉन्टिजेंसी फंड जो है उसको इनिशियली सेट नंबर के लिए रखा गया था, मतलब इतने करोड़ रुपए इसमें डाले गए थे, और उसको क्या किया जाता है फिर रेप्लेनिश किया जाता है। अभी जैसे 150 करोड़ वॉज अ वेरी बिग अमाउंट 20 years बैक, काफी होता है। ओके। लेकिन आज के डेट में उसको फिर बढ़ा दिया जाता है। ऑलराइट। तो अभी जो है, ओके, अभी जो है इसको क्या किया गया है, कॉन्टिजेंसी फंड को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। पहले छोटा था, 500 करोड़ रुपए के करीब था, और उसके बाद जो है इसको अब 30,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया। वाई 30,000 करोड़ रुपीस? 2021 का जो यूनियन बजट था उससे 500 से 30,000 करोड़ रुपए जो है इसको बढ़ा दिया। कोई आइडिया था 2021 के पहले 2020 में कुछ हुआ था? 2021 के पहले 2020 में कुछ हुआ था? कोविड आया था। ओके। कोविड आया था तो पहले क्या था देखिए, पहले जो है 2005 में कंटिजेंसी फंड में सिर्फ 5 करोड़ थे। पीपल हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, पीपल हैड फॉरगॉटन। 5 करोड़ जब बना था 50s में बहुत बड़ी अमाउंट थी, जब बना था तो बहुत बड़ा अमाउंट था। 5 करोड़ रुपए, अरे बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सब फिर भूल गए इसके बारे में। फिर याद आया तो 5 से 500 करोड़ किया गया। कब? 2025 में। 2025 में 5 से 500 करोड़ किया गया। फिर कोविड आया तो थोड़ा सा दिमाग हमारा खुला कि अरे कॉन्टेंजेंसी फंड यूजफुल है, तो इसको 500 से अब कितना रेप्लेनिश कर दिया गया, 30,000 करोड़।
एंड ये जो है, दिस वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्टिंजेंसी फंड एक्ट 1950 एंड द सैंक्शन इज गिवन बाय, ऑलराइट सॉरी 2021, 2005 में 5 से 500 करोड़ किया गया, माय बैड, और 500 से 3000 करोड़ 2021 में किया गया। ओके, स्लिप ऑफ टंग, आई एम सॉरी। तो कॉन्टिंजेंसी फंड एक्ट 1950 से बनाया गया, तो उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए कोई कमाता भी नहीं था इंडिया में। ओके, फिर बाद में जो है 5 से 500 करोड़ किया गया 2005 में, और फिर 500 से 30,000 करोड़ किया गया 2021 में, व्हेन वी रियलाइज्ड दैट कोविड लाइक इमरजेंसीज रिक्वायर इमरजेंसी स्पेंडिंग। और ये कौन मैनेज करता है? फिनेंस सेक्रेटरी, एंड इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड लाइक द पब्लिक अकाउंट इट इज ऑपरेटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट रिक्वायरिंग इमीडिएट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? ग्रांट समझ में आया? डिफरेंट अकाउंट समझ में आए? कोई भी डाउट है अभी बताएं। अप्रोप्रिएशन बिल, फिनेंस बिल समझ में आया? कट मोशन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके, भागिए नहीं, ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट आई टेल यू, समथिंग विच आई थिंक आई डिड wrong in the initial days of my preparation was bhagna from things which I was not good at. Okay, I was not good at geography initially, तो फिर मैं वहां से उससे भाग रहा। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पॉलिटी चल रहा है 4-4 घंटे। वाई? बिकॉज आई वॉज गुड एट। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, आई वॉज गुड एट। ओके, तो इस तरीके से जो है, अगर आप भागेंगे तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं हो सकता दैट यू आर फिसड्डी इन ज्योग्राफी बट वेरी गुड इन पॉलिटी। वाई? बिकॉज फिसड्डी इन ज्योग्राफी कैन कॉस्ट यू 20 क्वेश्चन, बट बीइंग वेरी गुड एट पॉलिटी कैन ओनली इंश्योर यू आर डूइंग 15 में से 13 क्वेश्चन सही। ऐसे भी अगर आप डिसेंट है पॉलिटी में, तो 15 में से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप खराब है ज्योग्राफी में, तब हो सकता है 0 क्वेश्चन आपसे बने। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। हम जो है रूल्स एंड पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कर लेंगे, पार्लियामेंट्री जो मैंने आपको कल हैंडआउट्स भेजे उसको कंप्लीट कर लेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली द दिस इंडियन पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जो है जुडिशियरी, उसको भी हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आज के आज। ओके, और आपके जो टेस्ट है आज इस संडे को, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं टेस्ट लूंगा, सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आज क्या है? थर्सडे ना? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन है आपके पास। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है।